दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम प्रकाश यानी लाइट चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर या फिर 400 से 600 नैनोमीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 से 280 नैनोमीटर वाली रेंज में दोस्तों प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 10,000 नैनोमीटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो उत्तर है 400 से 700 नैनोमीटर में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास जो होता है, रेंज जो है वो 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। और इस सौर विकिरण को परावैगनी विकिरण या परास कहते हैं। परावैगनी विकिरण परास जो है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर और अवरक्त विकिरण का परास 700 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है सौर विकिरण जो किस परास में दिखता है, वो 400 से 700 नैनोमीटर वाले परास में। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान परास होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, तो उत्तर है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। दोस्तों, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है, यानी जो दृश्य परास है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? 1300 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम, 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम, इसके अलावा 7800 एंगस्ट्राम से 8200 एंगस्ट्राम या 8500 एंगस्ट्राम से 9800 एंगस्ट्राम। तो सही उत्तर है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा दोस्तों 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश जो होता है, कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है और यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आंख 380 से 700 नैनोमीटर या 3800 से 7000 एंगस्ट्राम तक के तरंग दैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। तो इसलिए सही उत्तर 3900 से 7600 यहाँ पर कर लीजिए। तो निकटतम उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो क्या है? तो ये है 5500 एंगस्ट्राम। दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्राम या 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। और आप जान लीजिए कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग के प्रकाश की किरणों के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। यानी 5500 एंगस्ट्राम या 555 नैनोमीटर के लिए जो तरंग दैर्घ्य है, उसके लिए मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहिकता किनके बीच अधिक होती है? तो सही उत्तर है पीला और हरा रंग।
आप जान लीजिए, मानव आँख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती हैं और पीले और हरे रंग के लिए आँख की सुग्राहिकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/6 सेकंड होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, ये आपका सही कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य की आंख पीले हरे प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, न कि लाल रंग के लिए। देखिए, मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मनुष्य की आंख जो है वो पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है और हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकंड के लिए रहता है और अगर 1/10 सेकंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता है। दृष्टि की दृढ़ता यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। तो विकल्प बी जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो आप जान लीजिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। दोस्तों, प्रकाश दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुण जैसे विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, इनकी व्याख्या प्रकाश को कण मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, ये छोटे छोटे कणों से बना है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है और प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो आप जान लीजिए सही कारण क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण ये है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। दोस्तों, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है और उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं दे सकती हैं, इसीलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग अधिक होता है या रॉकेट का वेग अधिक होता है। तो इन कथनों में से आप जान लीजिए प्रकाश का वेग अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रकाश की गति निर्वात में यानी शून्यावकाश में 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है और आकाशीय पिंड और रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का शून्यावकाश या निर्वात में वेग अनुमानतः है कितना? तो सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति आपकी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पर? दाब पर, घनत्व पर, दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है या ताप पर? तो दोस्तों, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा और किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व का संकेतक होता है।
वायु का प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान और दाब पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर घनत्व पर नहीं, बल्कि अगर जो कहा जाए प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है हवा में प्रकाश का चाल, तो सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? तो याद रखिएगा, प्रकाश का वेग जो है निर्वात में अधिकतम होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है और आप जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम होती है वायु, जल, निर्वात या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? देखिए, कांच, निर्वात, जल या वायु? तो सही उत्तर है कांच। दोस्तों, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो ये है 8.5 मिनट। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसको मिनट में 8.3 मिनट कहेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से या सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? तो उत्तर है 8 मिनट में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक त्वरंग? तो सही उत्तर है प्रकाश। इन विकल्पों में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है, लेकिन ये सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? देखिए, वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? तो तरंग दैर्घ्य और वेग। आवृत्ति नहीं बदलती है। आप जान लीजिए कि जब कोई प्रकाश जो है वो वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, जबकि वेग और तरंग दैर्घ्य ये बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? तो उत्तर है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब रेखा से दूर हट जाती है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। और आप जान लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण या ध्रुवण और व्यतिकरण? तो सही उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। आप जान लीजिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है दोस्तों। और जब किसी पारदर्शक पतली परत यानी पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ पर? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? तो सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसमें हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण या इसके आणविक संरचना के कारण? तो सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये जगमगाहट के साथ चमकता है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, इसी कारण उचित रीति से कटे हुए हीरे की चमक जो है वो असाधारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 30। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। आप देखिए, कथन है कि हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। तो आप जानते हैं हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, तो ए सही लेकिन आर गलत है। तो देखिए, ए सही लेकिन आर गलत है। दोस्तों, हीरे की जगमगाहट जो है इसके अधिकतम अपवर्तनांक के कारण होती है। इसका क्रांतिक कोण इस कारण कम होता है और इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के तरह के कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.51 होता है और इस प्रकार कथन ए सही है, कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो क्या है? तो ये पूर्ण या सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के द्वारा किया जाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तंतु प्रकाशिकी या ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग? तो सही उत्तर है प्रकाश तरंग। दोस्तों, तंतु प्रकाशिकी संचार की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रकाश की तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, बिल्कुल सही है। और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस समूह जो है संबद्ध है, तो ये आपका सही नहीं है।
1, 2 और 3 आपके सही हैं। आप जान लीजिए प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है और ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण प्रारंभ किया गया था, न कि रिलायंस समूह द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दोस्तों आप जान लीजिए एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है और ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। ये किस सिद्धांत के द्वारा कार्य करता है? तो ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? आपको बताना है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दोस्तों मृग मरीचिका या मिरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय या दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा और आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तो वो विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं। किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों-त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक जो होता है वो वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो उत्तर है मरीचिका का बनना ये कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन। तो इसमें किस तथ्य के कारण मृग मरीचिका बनती है? तो सही उत्तर है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। तो 1 और 3 आपके सही उत्तर हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।